हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक टैंक यूपीएससी। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आ चुके हैं 8वां लेक्चर, जिसमें हम पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले के 7 लेक्चर्स लाइव हैं, प्लेलिस्ट जाके चेक करिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज। हमने वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था और वहां तक हम एक एक चीज होलिस्टिकली कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने एस्पेक्ट्स हैं, इतने डायमेंशंस हैं और क्वेश्चंस हर जगह से पूछे हैं यूपीएससी ने। देखेंगे हम कहां घुमाता है, कहां से क्वेश्चन पूछता है और क्या आपको छोड़ना है, क्या अवॉइड करना है, जिसपे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो भी देखेंगे। ठीक है, रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज भी लाइव है, वहां जाके देखिए। इन्फ्लेशन का लेक्चर ऑलरेडी हम लाइव कर चुके हैं, एमसीक्यूज से पूरा रिवाइज कराया, समझाया भी है। अगर आप एक न्यूबी हैं, आपको इन्फ्लेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो भी आप उस वीडियो को देखेंगे, आप पूरा समझ जाएंगे और हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए 8th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना आज का पहला एमसीक्यू। ओके, रहेगा बेटा फॉर्मेट है ना, स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन रहेगा आपके लिए, जिससे कि आप एक बेस बना पाओ, उसके बाद फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79। देखिए, आर्टिकल 79 बोलता है कि पार्लियामेंट का कौन कौन पार्ट है। सबको पता है, लोकसभा इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा है ना, 2 हाउसेस, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बट इफ यू डोंट नो, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ओनली। ठीक है, याद कर रखिएगा, इसको समझ जाइए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, हमारा इंटरप्रिटेशन नहीं है, ना ही हमारा कोई कन्वेंशन है, इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन आर्टिकल 79। ओके, तो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। अब आपको देखो, मैं समझाता हूं कैसे इसको याद करना है। आपने देखा होगा ना कि द बिल वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, सीधा लिखा रहता था, बिल वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड इट बिकेम अ एक्ट, एंड इट बिकेम एन एक्ट। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझसे पूछा, बताइए सर ऐसे क्यों लिखा रहता है, द बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड इट हैज बिकम एन एक्ट। बीच में बताओ तो कि प्रेसिडेंट की वो भी चाहिए होती है, साइन भी चाहिए होती है ना, पार्लियामेंट के पास करने थोड़ी ना एक्ट बन जाएगा। नहीं, यही तो टेक्निकलिटी है। जब वो बोल रहा है द बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, तो मतलब पार्लियामेंट से पास हो गया है, इसका मतलब उसमें क्या इंक्लूडेड है, प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है, कि उसने भी साइन कर दिया है। समझ गए, यहां से याद रखना है, कहीं भी पढ़ लेना, ऐसे ही लिखा होता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तो आंसर हो जाएगा ओनली 3। क्लियर, आगे बढ़े चलिए। Consider the following statements about the Indian Parliament. The President of India is not a member of either House of Parliament, but is an integral part of the Parliament. Absolutely true. ठीक है, यही आर्टिकल 79 की लैंग्वेज है। A bill passed by both houses of Parliament becomes a law only after receiving the President accents. बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत इजी स्टेटमेंट है। अभी जेनरिक बातें चल रही हैं, ज्यो ज्यो आगे बढ़ते रहेंगे त्यों त्यों क्या होता रहेगा बेटा। एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है बोथ। ठीक, ओके। Consider the following statements. Lok Sabha is composed of representatives of people chosen by direct election on the basis of universal adult franchise. क्या ये ठीक है स्टेटमेंट? हाँ, एकदम ठीक है। कैसे चेक करना है? डायरेक्ट इलेक्शन, लोकसभा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक हो गया। ओके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, तीनों टेक्निकल टर्म्स एकदम ठीक है। ठीक है, ये राज्यसभा में चेंज हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट हो जाएगा और इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगा। ओके, अब देखो, राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, ठीक है, एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड पर्संस नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने नॉमिनेट करता है भाई? 12 नॉमिनेट करता है। 238 इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, प्लस 12, 250 स्ट्रेंथ राज्यसभा की, यही है ना। ठीक, अब मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो 12 नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ये स्पेसिफिक कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिनके आधार पर इन ग्राउंड्स में या इन फील्ड से प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 लोग। ठीक, बताइए एग्जांपल, जया बच्चन जी है ना, यहीं से नॉमिनेट होकर आती हैं। फिर एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी नॉमिनेट हुए थे, उनसे कहा गया था कि भाई आप ये गलत कन्वेंशन या फिर एक कह लीजिए कि ऐसी प्रथा स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने या चीफ जस्टिस ने ये पार्लियामेंट्री पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करी, बिकॉज ये फिर क्या हो जाएगा, लालच पैदा कर देगा जजेस के मन में कि हाँ कल को हम रिटायर होंगे तो हमें पार्लियामेंट में आफ्टर रिटायरमेंट एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि यार मैं तो क्या कर रहा हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि जो ये पार्लियामेंट में जो बिल्स की स्क्रूटनी होती है, ये
बाद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में होते ही आगे, मैं इंश्योर करूंगा कि ये बिल्स जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को एडहेयर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये वहीं पे इंश्योर कर लूंगा, जिससे कि ये जो जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस है ये आराम हो जाएगी, कोर्ट्स पर से बर्डन ठीक हो जाएगा। इन शॉर्ट आई विल गिव माय एक्सपर्ट जुडिशियल एडवाइस एट द स्टेज ऑफ पासिंग ऑफ अ बिल ओनली। ये बोला था उन महान शख्सियत ने, लेकिन अफसोस की बात यह है, विडंबना आयरनी ये है कि उनकी अटेंडेंस चेक करी गई पिछले सत्र में, तो उनकी अटेंडेंस वाज ओनली क्लोज टू इफ आई एम रिमेंबरिंग इट 18 to 19%। सो आई डोंट नो कि किस हिसाब से उन्होंने इंश्योर करा होगा कि बिल्स कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट के लिए एकदम ठीक है या अलाइन कर रहे हैं। खैर चलिए, ठीक है, कई सारी फील्ड्स हैं जो कि मेंशन्ड है स्पेसिफिकली, उनके फील्ड के बेसिस पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। नाम बताइएगा कौन से जज थे, वो पता होगा आप सबको, आप तो होनहार बच्चे हो, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली ट्रू, दोनों ठीक हो गया, 1 and 2 है ना, इज आर करेक्ट बेटा, बोथ आर करेक्ट, ठीक। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ क्या है, 550, पहले 552 थी, जो 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट करे जाते थे उनको हटा दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट से बताइए, वो प्रोविजन हटा दिया गया, एक्चुअली हटाया नहीं गया, इसको गलत तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, प्रेजेंट करा जा रहा है। आप याद रखिए क्या हुआ था, एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था फॉर द इनिशियल 10 years ओनली, ठीक है, 10 साल के लिए। हर 10 साल पे उसको अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड करा जा रहा था। तो 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने उसको हटाया नहीं है, उसको बस एक्सटेंड नहीं करा है, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, समझ गए आप। तो अब 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट नहीं होते हैं लोकसभा में और ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो 552 जो स्ट्रेंथ थी 550 हो गई है, 545 क्या ये बेटा स्ट्रेंथ कह लो कि टोटल कैपेसिटी थी, ठीक है। अभी करंट स्ट्रेंथ 545 थी, अब 543 है, ठीक है, क्लियर, समझ गए, चलो ओके। तो दोनों हो गया आंसर, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is not correct with reference to the राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में क्या नहीं सही है ये बताना है। राज्यसभा इज द परमानेंट बॉडी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू। जब आपको पता होगा लोकसभा के लिए क्या बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हर 5 साल पे नई लोकसभा इलेक्ट होगी, क्यों, क्योंकि 5 साल उसकी लाइफ मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में और 5 साल बाद वो डिसॉल्व हो जाएगी। हम नई लोकसभा इलेक्ट करते हैं कैसे, इलेक्शंस के थ्रू, 2024 में जो किया, और फिर वो नई लोकसभा क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूट होती है एवरी 5 years, ठीक, इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स आफ्टर 5 years। पर राज्यसभा के लिए ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इट नेवर डिसॉल्व्स, ठीक है। तो फिर कैसे मेंबर्स आते हैं सर नए नए बार बार, अब देखते हैं, इलेक्शन तो वहां भी होते हैं, अभी बात करेंगे। 12 members are nominated by the president while 238 are indirectly elected। Absolutely true, अभी बताया, इस पर डिस्कशन करा, नॉट पूछ रहा, ये तो आंसर होंगे नहीं। 2/3 of the members retire every year and are replaced by newly elected members। हाँ यही कैच है, देखिए पहली बात तो 2/3 नहीं, 1/3 members retire every second year बेटा, है ना, every second year, ठीक। तो क्या है, 2/3 नहीं, 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी सेकंड ईयर। अब जरा मेरी 1 मिनट बात सुनो, आपको पता होगा कि राज्यसभा का टर्म 6 साल का होता है, एंड व्हेन आई से राज्यसभा का टर्म 6 साल का होता है, मैं राज्यसभा हाउस की नहीं बात कर रहा हूं, ये तो परमानेंट हाउस है, राज्यसभा का टर्म 6 साल का नहीं होता है, दिस इज मिसनॉमर। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका एक टर्म 6 साल का होता है, मतलब अगर मैं इलेक्ट हो जाऊं राज्यसभा में कल को, तो मेरा वहां पे टेन्योर एक बार टर्म 6 साल का होगा, ठीक, ओके। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दिस इज नॉट मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा इस बात को, यूपीएससी यहीं पे घुमाएगा, आपको दे देगा स्टेटमेंट में, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एमपी या फिर द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज ऑफ 6 years। अब सबको पता है 6 साल का होता है, बट ये बहुत कम लोग को पता है, या फिर आप ध्यान नहीं देते हो या भूल जाते हो कि इट इज नॉट मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मेंशन करा है केवल, ओके, ठीक। अब ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन करा है 1/3 वाला, ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इट हैड कॉन्स्टिट्यूशन लेफ्ट इट ऑन द पार्लियामेंट टू डिसाइड एंड पार्लियामेंट हैज इनैक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, आरपीए 1951 के तहत पार्लियामेंट ने डिसाइड करा है कि ये 6 साल का टर्म होगा, याद रखिएगा, ओके। और देखिए अब एक बात सुनिए, एक बात सोचो, जब एक तिहाई मेंबर हर दूसरे साल को रिटायर होते हैं, तो जब पहली बार मान लेते हैं 1950 में जब राज्यसभा
गठित हुई होगी, है ना, जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ होगा 1950 में पहली बार, अब तो सबका पहला टर्म है ना, सब पहली बार बैठा रहा सभा में आके। अब ये भी बोला कि 6 साल का होगा और यही बोला कि हर दूसरे साल 1/3 रिटायर होंगे। तब वो क्या लगता है कौन रिटायर होगा? अगर हम कुछ सेट ऑफ एमपी को बोल देंगे भाई तुम आने वाले 2 साल में रिटायर हो जाना 1/3 को, तो उनके साथ तो भेदभाव हो जाएगा ना, बोलेगा हम क्यों हुए, वो होंगे। ठीक, तो इट लेफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन लेफ्ट इट ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट छोड़ा गया कि प्रेसिडेंट यू विल डिसाइड द मैनर कि पहले कौन रिटायर, पहला बैच जिसका टर्म 2 साल का ही होगा वो रिटायर हो जाएगा, कौन होगा वो पहला बैच। ठीक, तो प्रेसिडेंट अगर डायरेक्टली बोल देते तो भी भेदभाव होता। तो क्या हुआ, लॉटरी सिस्टम वाज यूज। ठीक है, लॉटरी सिस्टम यूज करा गया कि कौन पहले 2 साल में 1/3 का बैच जो होगा वो रिटायर हो जाएगा। एक बार वो 1/3 जो मेंबर्स थे वो रिटायर हो गए 2 साल पे, उसके बाद फिर रोटेशनल बेसिस पे चलता चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। ठीक है, अब वो रोटेशन क्या हो गया, सिंक में आ गया। ठीक, याद रखना ये पॉइंट। चौथा देख लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। पहले भी बताया था एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, नहीं देखा तो पिछले वीडियोस बिल्कुल देखिए, पूरी प्लेलिस्ट लाइव है। ठीक है, तो आंसर वैसे नॉट पूछ रहा है, ये हो जाएगा बेटा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इन इंडिया इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस। देखो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, आंसर इसका इजी है, आपको पता होगा क्या होता है, लोकसभा। ठीक, अब इनके लिए क्या होता है ये बताओ कमेंट सेक्शन में, तीनों के लिए कौन सा सिस्टम यूज होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा सेम फंक्शन यूज होता है, या फिर कह लो सेम फॉर्म ऑफ इलेक्शन यूज होता है। लोकसभा के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट। आपको पता होगा कि हम जब भी चुनाव हो, क्या नाम है, हमारे जब भी चुनाव होते हैं वोट देने जाते हैं, मान लीजिए एक मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड खड़े हुए हैं इलेक्शन में। ठीक है, खड़े हुए हैं इलेक्शन में, इन 1000 वोट पड़े, इनको मिले आप मान लीजिए 400, इनको मिले 350, कितने हो गए भाई, 750 हो गए, बचे 250, वो इनको मिल गए। ठीक, अब मेरी बात सुनो बच्चों, इनमें से बताओ किसी के पास 50% से ज्यादा वोट है? नहीं है ना, किसी के पास नहीं है। 1000 है, 50% ज्यादा क्या होगा 501, है ना, 50% + 1, किसी के पास नहीं है। तो ऐसे इलेक्शन नहीं होता है, बहुत ही समझने वाली चीज है। दिस इज नॉट एनीबॉडी हु सिक्योर्स अ मेजॉरिटी, है ना, हु सिक्योर्स अ मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट, बाकियों के बाद जो फर्स्ट आ गया, तो इनमें से फर्स्ट कौन आ गया भाई, ये आ गए। ठीक है, मतलब आपको क्या चाहिए, मेजॉरिटी नहीं चाहिए, जो कि आपको चाहिए इन केस ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ाया था ना, क्या है 50% + 1 चाहिए आपको। प्रेसिडेंट अगर बनना है तो इतने वोट्स आपके हित में आने चाहिए। ठीक, ये हमारे जो हम लोग लोकसभा के लिए एमपी और विधानसभा के लिए विधायक चुनते हैं उसमें ये नहीं होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है, मतलब सबको पीछे छोड़ के जो सबसे आगे है वो जीत गया। अगर एक वोट का भी डिफरेंस है ना, मान लो 400 और 399 ये पा गए हैं, बाकी जितना बचा ये पा गए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यही जीतेंगे। तभी ये क्रिटिसिज्म भी है, ये क्रिटिसिज्म है, बोला जाता है कि द मेंबर हु इज इलेक्टेड इज नॉट ऑलवेज द मोस्ट फेमस, या फिर मोस्ट इट इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, खुद बताओ 400 लोग चाह रहे हैं ये बने, 399 चाह रहे हैं ये बने, इसका मतलब क्लियरली ये मोस्ट फेवरेट तो नहीं है। 399 और मतलब 400 लोग चाह गए, 600 लोग ये भी तो चाहते थे कि ये ना बने, समझ रहे हो गया, मतलब मेजॉरिटी किस तरफ है कि ये ना बने। ठीक है, समझ गया, फिर भी वो बन जाते। क्रिटिसिज्म है, ये सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट। ओके, आगे बढ़ो भाई। द स्पेशल प्रोविजन टू नॉमिनेट मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लॉ डिसकंटिन्यूड बाय, अभी बताया था 104th है। कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ 105 और 103 के अमेंडमेंट से क्या करा गया, 99 भी बता दो। ये बताओ, कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहा करो, तभी क्लास में मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई। द 4th शेड्यूल, हाँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पहले वीडियो में पढ़ाया था, TEAR, राज्यसभा में सीट का एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा नहीं, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एब्सोल्युटली ट्रू। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, नो। एलोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर यूनियन टेरिटरीज, नो। आंसर हमें मिल चुका है 4 शेड्यूल का। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम पता है ना सबको, 4 शेड्यूल का। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, 13th शेड्यूल, 14th शेड्यूल, 15th शेड्यूल, 16th शेड्यूल, 17th शेड्यूल, 18th शेड्यूल, 19th शेड्यूल, 20th शेड्यूल, 21st शेड्यूल, 22nd शेड्यूल, 23rd शेड्यूल, 24th शेड्यूल, 25th शेड्यूल, 26th शेड्यूल, 27th शेड्यूल, 28th शेड्यूल, 29th शेड्यूल, 30th शेड्यूल, 31st शेड्यूल, 32nd शेड्यूल, 33rd शेड्यूल, 34th शेड्यूल, 35th शेड्यूल, 36th शेड्यूल, 37th शेड्यूल, 38th शेड्यूल, 39th शेड्यूल, 40th शेड्यूल, 41st शेड्यूल, 42nd शेड्यूल
Which of the following is the key difference between the Indian American system of government? In the Indian system, the president is not the part of legislature, while in the American system, president is an integral part of legislature. नहीं, उल्टा है. The American Senate has equal representation for all states, while the Indian Rajya Sabha has representation based on population. Absolutely true. ठीक है. अमेरिकन सेनेट क्या है? ये इनका अपर हाउस है. जैसे हमारा राज्यसभा अपर हाउस है, ऐसे इनका सेनेट अपर हाउस है. डिफरेंस पूछ रहा है, यही डिफरेंस है. अमेरिका में क्या है? चाहे आपके राज्य की, जो अमेरिकन स्टेट्स है, 50 स्टेट्स है वहां पे, चाहे आपके राज्य की पॉपुलेशन 1 करोड़ हो, चाहे किसी की 10 लाख हो, वहां से 2 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, चाहे जो भी हो जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच स्टेट. ठीक. इंडिया में क्या है? इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है. ठीक. इंडिया में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है राज्यसभा में. ओके. तभी देखोगे. अच्छा बताओ भाई, हाईएस्ट कौन से स्टेट का ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है? आपको पता ही होगा, यूपी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. ठीक है. ठीक. सबसे कम किस राज्य से है ये बताओ कमेंट सेक्शन में. ओके. चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा. पढ़ लिया अच्छे शब्द से, देख लो एक बार. ओके. क्लियर. चलिए, अच्छा ये पॉइंट पढ़ लो. इन द इंडियन सिस्टम द लेजिस्लेचर इज नोन एज कांग्रेस. नहीं, ये अमेरिका में अमेरिकन लेजिस्लेचर को कांग्रेस बोला जाता है. ठीक है, ये वो पता होना चाहिए. ओके. Which consider the following statements regarding the Lok Sabha. The Constitution of India allows for a maximum of 550 members in the House. अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की लेटेस्ट एडिशन नहीं है, वो पिंक वाली है ना, 7th एडिशन, हाँ, तो आप ये गलत कराओगे. ठीक है, बिकॉज ये अपडेट हो चुका है. देखो, मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूं इस चीज को कि आप हर बार नई बुक खरीदो. आप पुरानी एडिशन से भी पढ़ सकते हो, बट देन यू हैव टू बी ऑन योर टोज. आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि यार ये चेंजेस हुए हैं, है ना. ऐसे भी ये वाला जो चेंज है, ये 6th एडिशन में आई गेस नहीं इंक्लूडेड है. वहां पे 552 ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि 2020 104th अमेंडमेंट में इसको क्या करा गया था? 2 एंग्लो इंडियंस हटाए गए थे, इसलिए ये कम हो गई स्ट्रेंथ. ठीक है, ये अपडेटेड वर्जन में है. तो अगर आप पुरानी वर्जन यूज कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली ओके, देन यू हैव टू बी अवेयर कि हाँ, यहाँ पे चेंज हुआ है, मुझे ये पढ़ना है. आर्टिकल 370 के बारे में मुझे नई एडिशन से पढ़ना है. उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आराम से. ठीक है, समझ गया. तो क्या है? 550 नंबर. बिल्कुल ठीक है. The term of Lok Sabha, unless dissolved, is 5 years from the date of appointment for its first meeting. Absolutely true. Unless dissolved, कौन करता है dissolve? President on the advice of Prime Minister. During the proclamation of national emergency, the term of Lok Sabha can be extended by 1 year at a time by executive order. क्या ठीक है? नहीं ठीक है. Executive order गलत हो गया. क्या गलत हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई, है ना. गलत हो गया. पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है. कौन सी मेजोरिटी चाहिए होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए. गलत हो गया. इधर करेक्ट 1 and 2 ओनली. ठीक है, समझ गए. ओके. Consider the following statement with reference to member of parliament. He or she holds an office of profit under the government. She has been sentenced to imprisonment of not less than 2 years. She is disqualified in the 10th schedule. Which of the above member of parliament is the disqualified to be member of parliament? ठीक है, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि मींस कौन से डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हैं. पहले मैं आपको बताता हूँ डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एक्चुअली हैं क्या. कुछ तो मेंशन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली. क्या बेटा? कुछ मेंशन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली, जिसमें से कि पहला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. क्या? ध्यान से सुनिएगा, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे. अच्छा, एक चीज हम प्लानिंग प्रेसिडेंट तक, माफ करिएगा, पार्लियामेंट तक आज हम कवर कर चुके हैं. सैटरडे, जो कमिंग सैटरडे है, या फिर संडे, आई सी. ठीक है, दोनों में से एक दिन. व्हाट आई विल डू, मैं यहां तक के पार्लियामेंट तक के जितने पीवाईक्यूज है ना, वो आपको लेकर आऊंगा, और एक बार हम लोग फटाफट, वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे. एक्सप्लेनेशन तो इन 8 वीडियो में चला है. फटाफट बस पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर डालेंगे. ठीक है, मतलब जितने भी पिछले 5 साल में 5 साल के रेलेवेंट है, चलो मैं 10 करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, क्या हुआ है, जितने पीवाईक्यूज पूछे गए यहां से पॉलिटी में, यूपीएससी प्री में, वो सब मैं उठा लूंगा और आपको फटाफट एक बार उसको सॉल्व करा दूंगा जल्दी से एक वीडियो में. ठीक है, जहां कि आप समझ पाओगे कि ये जो वीडियो आपके लाए जा रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है. तो दिस सैटरडे, आई गेस 8 तारीख, आई विल ब्रिंग अ वीडियो जिसमें हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को अप टू पार्लियामेंट चैप्टर वाइज कवर करेंगे. ठीक है, उसको मैं
पेन टैब फॉर्म में ले आऊंगा, ठीक है, आई गेस वहां पे ही काम चल जाएगा, ठीक, समझ गए, ओके डन। तो हम कहां पे थे, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हो तो फिर आप क्या हो, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। फिर अगर आप इनसॉल्वेंट हो, मतलब आपका दिवाला निकल गया है, ठीक। तीसरा, अगर आप अनसाउंड माइंड के हो और क्या कर दिया है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया है, ठीक। एक और कंडीशन है, बोलता है कि एनी ग्राउंड या फिर एनी क्राइटेरिया दैट इज लिस्टेड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसने भी कुछ क्राइटेरिया बताए हैं, ठीक है। तो मतलब और भी डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या बोलता है भाई, जो कि पास करा है पार्लियामेंट ने, पहला तो बोलता है अगर आप किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो, मतलब आपको जो सजा सुनाई गई है और वो उसकी सजा कम से कम 2 साल की है, तो फिर आप डिस्क्वालिफाइड हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट से। लेकिन क्या है इसमें, क्या है, 6 साल के लिए, ये नहीं मिलेगा आपको किसमें, लक्ष्मीकांत में, ध्यान से सुनिए, 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, ठीक। बहुत फेमस केस याद आ रहा है, हो सकता है आप लोग के दिमाग में आ रहा हो, कुछ महीने पहले की बात है जब ये लोकसभा चुनाव हुए, उससे पहले 2023 की बात है। गुजरात हाई कोर्ट ने क्या करा था, राहुल गांधी को क्या करा था, डिफेमेशन केस में 2 साल सजा सुनाई थी, वो फिर तुरंत डिस्क्वालीफाई हो गए थे अपनी सीट से, ठीक। फिर क्या हुआ था, उन्होंने अपील करी, उसको सजा को कम करा गया, उस जो ऑर्डर था गुजरात हाई कोर्ट का उसको बदल दिया गया, तो ही वॉज रीइंस्टेटेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अगर बहरहाल आप होते हो 2 साल के लिए कन्विक्ट, तो 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। बट द कैच इज कि यहां पे क्या होगा भाई, इलेक्शन कमीशन कैन रिड्यूस दिस टर्म, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक ठीक। और क्या है, अगर आप ब्राइबरी किसी केस से पकड़े जाते हो, अगर आप डाउरी या फिर सती ऐसे किसी सोशल क्राइम में पकड़े जाते हो, अगर आप अपने अकाउंट्स जो थे इलेक्शन के टाइम आपको डिस्क्लोज करने होते हैं ना, वो फ्रॉडुलेंट बाद में पड़ा जाता है दैट वाज फ्रॉडुलेंट, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, ठीक है। जो भी डिसीजन है इस रिगार्ड में कौन लेता है डिस्क्वालिफिकेशन का, पूछता है, याद रखना, प्रेसिडेंट लेता है, ओके। कौन लेता है, प्रेसिडेंट, बट याद रखिएगा इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, क्लियर, ठीक। अब एक और ग्राउंड आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज एंटी डिफेक्शन, दैट इज एंटी डिफेक्शन। इट इज ऑल्सो नाउ मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, है ना, बिकॉज इट वॉज एडेड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 10 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बेटा बताओ। पहला तो अगर आप जिस भी पार्टी से, है ना, जिस भी पार्टी से इलेक्ट होके आए हो उसकी मेंबरशिप अगर आप छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई मान लिए जाते हो, ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई मान लिए जाते हो, ठीक। दूसरा, अगर अगर पार्टी ने आपकी कोई विप जारी करी है कि कल को हम ये बिल ला रहे हैं, आपको इस बिल पर क्या करना है, यस में वोट करना है या फिर इस बिल में नो में वोट करना है, मतलब आपकी पार्टी ने कोई विप जारी करी है उसके अगेंस्ट जाके आप वोट ही नहीं करते हो या फिर आप नो में वोट करते हो, दैट इज यू हैव गॉन अगेंस्ट योर पार्टी, तो भी एंटी डिफेक्शन के अंडर अंडर आप क्या हो सकते हो, आप एलिमिनेट, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। और क्या हो सकता है बच्चों, हाँ, अगर आप कोई नॉमिनेटेड मेंबर हो और आपने 6 मंथ्स के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है तो भी आप क्या हो जाओगे, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक। और क्या था भाई, अगर आप इंडिपेंडेंट मेंबर हो, मतलब देखा होगा ना, बिना किसी पार्टी के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बार बहुत लोग देखे होंगे, आप इंडिपेंडेंट मेंबर हो, इलेक्ट होकर आए किसमें, पार्लियामेंट में, फिर आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तब भी आप क्या हो सकते हो, एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, ओके। फिर कौन है जो इसके रिगार्ड फैसला लेता है, स्पीकर, है ना। अगर लोकसभा की बात है तो स्पीकर, और अगर राज्यसभा का मेंबर है कोई तो चेयरमैन, एंड इनका फैसला क्या होता है, इट्स नॉट फाइनल, इट इज अंडर द स्क्रूटनी ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ओके, क्लियर, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें लेकिन एक कैच है, ठीक है, अगर यहां पार्टी का मेंबर अगर मेंबरशिप छोड़ रहा है, मैंने बताया ना, अगर मेंबरशिप आप छोड़ देते हो तो फिर आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक। अगर आप
एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी पे, क्योंकि एंटी डिफेक्शन बनाया क्यों गया था पता होगा सबको, आया राम गया राम वाला फेज जो था 1960-70s की पॉलिटिक्स में, उसको काउंटर करने के लिए। ठीक है, अगर आप किसी और पार्टी को भी क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो भी आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। लेकिन इसमें एक कैच है, ठीक, अगर आपकी पार्टी का ना मर्जर हो रहा है, मर्जर हो रहा है, तो फिर आपको क्या है, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। लेकिन उस मर्जर की डेफिनेशन क्या है, पहले था कि अगर 1/3, फॉर एग्जाम्पल अगर 90 लोग हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो कि इलेक्ट होकर आए हैं आज, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी से, है ना, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी से, इसमें से अगर 30 लोग, है ना, कल को बोले कि हम कांग्रेस, या सिटिंग एमपी बोले या फिर विधायक बोले कि हम कांग्रेस में जाना चाहते हैं, तो क्या ये फिर डिस्क्वालीफाई होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज ये 1/3 की डेफिनेशन में फिट आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, फिर देखा गया कि नहीं यार, ये तो बहुत इजी हो गया, ये इज नॉट एबल टू काउंटर दैट आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स, तो इसको बढ़ा के फिर फर्दर अमेंडमेंट से 2/3 कर दिया गया। मतलब फिर अभी मर्जर की डेफिनेशन क्या है, 1/3 नहीं है, 2/3 है। अगर आपके मर्जर को आपको एंटी डिफेक्शन लॉ से क्या करना है, बचाना है, तो कम से कम 60 हो गए ना, फिर 2/3। अगर 60 लोग कम से कम आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो दैट विल बी सेव्ड फ्रॉम एंटी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन, अदरवाइज इट विल नॉट बी। ओके, क्लियर। चलिए, इसके अमेंडमेंट्स कौन कौन से थे ये आपको बताने कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एंटी डिफेक्शन लाया गया, फिर कौन से अमेंडमेंट से ये 1/3 को बढ़ा के 2/3 करा गया, याद रखिएगा, इसको बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोग क्या हैं, थोड़े आलसी हो गए। ही शी होल्ड्स एन ऑफिस, पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डिस्क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब आरपीए वाला नहीं आएगा। ही शी हैज बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है भाई, ये ऐसे ही कैच पकड़ना है आपको, ठीक है, ये आरपीए में है। होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये है भाई डिस्क्वालीफाई अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ही शी इज डिस्क्वालीफाइड इन 10 शेड्यूल, ये भी है ना, बिकॉज आप कहोगे सर तो बाद में लाया गया, अरे लाया तो कॉन्स्टिट्यूशन में गया ना, 10 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बेटा 1 and 3 ओनली। एम आई क्लियर इनफ? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, consider the following cases in which a member of parliament vacates his or her seat। कई तरीके हैं जिससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट वेकेंट हो सकती है। रेजिग्नेशन एक तरीका है, डिस्क्वालिफिकेशन बताया एक तरीका है, ठीक है, फिर और भी तरीके हैं, है ना। अब वो देखो क्या तरीके हैं। चलो, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, देखो अगर मैं हूं, कल को मैं एक साथ राज्यसभा लोकसभा दोनों में इलेक्ट हो जाऊं और मैं चाहूं कि मैं दोनों का मेंबर बनूं, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, आपको एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है, वरना 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप नहीं बताते हो तो किसकी, राज्यसभा की सीट को ऑटोमेटिकली खाली मान लिया जाएगा, एंड आई विल ओनली बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। समझ गए? पहला स्टेटमेंट देखो, ठीक है, ठीक है, अगर इन विच हाउस आई विश टू सर्व, मैं 10 दिन के अंदर नहीं बता रहा हूं, तो फिर माय राज्यसभा सीट विल बी कैंसिल्ड। ओके, ठीक। If a person is chosen a member of both parliament and of house of state, then his seat in the legislature of state becomes vacant if he does not resign so of the elected। नहीं नहीं, देखो अगर मैं लोकसभा और या फिर किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाँ किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में एक साथ इलेक्ट हो जाता हूं, तो मुझे 14 दिन का टाइम मिलता है कि मैं स्टेट लेजिस्लेचर वाली सीट से क्या कर दूं, रिजाइन कर दूं, वरना मेरी पार्लियामेंट की सीट को क्या मान लिया जाता है, एम्प्टी मान लिया जाता है। समझे? समझे इस बात को? 14 डेज का टाइम है, स्टेट लेजिस्लेचर की सीट रिजाइन कर दो, नहीं कर पाए तो पार्लियामेंट की सीट को वेकेंट मान लिया जाएगा। पढ़ो स्टेटमेंट, ठीक। देन हिज सीट इन लेजिस्लेचर बिकम्स वेकेंट इफ ही डज नॉट रिजाइन। सो नहीं, गलत, गलत, ठीक है, ओके, गलत हो गया। House can declare the seat of a member vacant if he she is absent from all its meeting for a period of 30 days। नहीं बेटा, 60 days। अगर आप 60 days से ज्यादा विदाउट परमिशन गायब हो हाउस से, तो फिर आपकी सीट को वैकेंट मान लिया जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई। इफ ही शी इज इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है, अगर आपको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनना है देन, या फिर आप बने हो, देन यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम योर सीट ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें भी आपको। ओके, समझ गए आप? करेक्ट पूछ रहा है, एक दो ही करेक्ट है, ओनली 2 इज द
राइट आंसर। बढ़े आगे, एक बार देख लो, सब देख लिया, चलिए। Which of the following cannot be considered as disqualification for being a member of parliament under RP 951? Failure to lodge election expenses, it's a ground. Sentence of at least 6 months for an offense under provision of Dowry Prohibition Act. Disqualification for being of unsound mind or insolvent. ये क्या है बताया था मैंने, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दिया हुआ है, एंड इसके आगे कुछ लगा लो, इफ डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट, ठीक, ये होगा, ठीक। डाउरी प्रोविजन यही बताया, अगर डाउरी, सती, अनटचेबिलिटी ऐसे सोशल इवेंट्स में इन्वॉल्व है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आरपीए के तहत। फेलियर टू लॉज इलेक्शन एक्सपेंसेस, बिल्कुल ठीक। प्रमोटिंग एमनिटी बिटवीन ग्रुप्स, ठीक है, ये भी है, पर कितना होता है इंप्लीमेंट हम सबको पता है। खैर, हम जो लिखा है उसके हिसाब से पेपर देके आते हैं, ठीक है। ये तीनों है आरपीए में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, ओके। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। स्पीकर और आपका डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन इन राज्यसभा, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। देखो, he she remains in office until the life of Lok Sabha, even after its dissolution, until a newly elected speaker is chosen. बिल्कुल ठीक है, ठीक है, रह सकता है। There is a provision. He she can only be removed from office by a resolution passed by a simple majority. नहीं, अच्छा पहले मैं बात कर लेता हूं ना इस पे। देखो, स्पीकर इलेक्ट कैसे होता है बेटा? स्पीकर इलेक्ट होता है विद इन द मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो आए हैं इलेक्ट होकर, उन्हीं में से लोकसभा अपना एक स्पीकर इलेक्ट कर लेती है, ठीक है। क्या इसको दोबारा ओथ लेनी पड़ती है? नहीं, इसको ओथ दोबारा नहीं लेनी पड़ती है। दोनों का जो प्रोसीजर है इलेक्शन का सेम है। लोकसभा अपने मेंबर्स में से इलेक्ट कर लेती है, ठीक है। क्या दोनों को ओथ लेनी पड़ती है? नहीं, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ऑलरेडी ओथ लेकर आ चुके हैं, ठीक है, एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, तो उन्हें दोबारा ओथ स्पेसिफिकली नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। ये है इनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ठीक। रिमूवल प्रोसेस क्या है? अगर आपको रिमूव करना है तो आपको इफेक्टिव मेजॉरिटी, याद है ना, मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द देन मेंबर ऑफ द हाउस। इफेक्टिव मेजॉरिटी पढ़ाई थी, सारी मेजॉरिटी पढ़ा रखी, वो वीडियो प्लीज देखो, मैं हर वीडियो में कहता हूं आपसे, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए दोनों को हटाने के लिए, ठीक। अब आते हैं इस पे, यहां क्या बोल रहा है? सिंपल मेजॉरिटी, तो ये गलत हो जाएगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए, ठीक। ये भी ठीक है, ये तो फैक्ट है। ही शी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये इसकी पावर है बेटा, है ना, ये पावर है। पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर अगर स्पीकर है तो स्पीकर, अगर ये एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर विल प्ले द रोल ऑफ स्पीकर। इन दोनों के पास क्या पावर होती है? दे आर द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा इनसाइड द लोकसभा, ठीक है, समझ गया? ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ओके। He she cast vote in the event of a tie in the voting in the house, ठीक। नॉर्मल कंडीशन में इसके पास वोट करने की पावर नहीं होती अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सर इसके पास होती है, देखो जब स्पीकर अपनी सीट पे होता है ना, ओम बिरला जी अगर हैं, तो डेप्यूटी स्पीकर विल फंक्शन लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका कोई स्पेशल सीट या स्पेशल पावर नहीं होती है, ठीक है। तो अगर ये है अपनी सीट पे काम कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल मेंबर ऑफ लोकसभा ही है, तो ये तो वोट करेगा ही करेगा। कभी स्पीकर की सीट खाली है ड्यू टू एनी वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब बीमार, एब्सेंस, बीमारी है, कहीं ऑफिशियल ट्रिप पे गए एक्सेट्रा, ठीक, तो फिर ये एज ए स्पीकर सर्व करेगा। तब इसके पास भी सिर्फ और सिर्फ टाई के केस में वोट है, मतलब जो भी स्पीकर की चेयर पे बैठा है ही और शी कैन नॉट वोट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, केवल कास्टिंग वोट। अगर टाई हो गया है तभी इसके पास वोट करने की पावर आती है। ये ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला ठीक है, तीसरा ठीक है और चौथा ठीक है बेटा। तो आंसर आपका हो जाएगा आर करेक्ट, ओनली 3 आर करेक्ट। समझ गए इस बात को? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल एंड देयर डिसीजन इज फाइनल। एब्सोल्युटली ट्रू। मनी बिल इज गिवन अंडर आर्टिकल 110 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल क्या होता है? आर्टिकल 110 जो है वो सर्टेन कंडीशंस डिफाइन करता है, ठीक है। मतलब अगर टैक्स रिलेटेड कोई बिल है, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर रिलेटेड कोई बिल है, अगर गवर्नमेंट की, माफ करेगा,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अप्रोप्रिएशन का कोई बिल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नंबर ऑफ ग्राउंड्स ऑन आर मेंशन्ड। उससे क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी। यूपीएससी पूछता कहां से क्वेश्चन? पूछता यहीं से है क्वेश्चन, ठीक है। हु इज द अथॉरिटी दैट डिसाइड्स कि फलाना फलाना विल बी अ मनी बिल और नॉट, ठीक। इट इज द अथॉरिटी ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब कहोगे सर स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। अभी हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा की पावर्स ही नहीं है मनी बिल के रिस्पेक्ट में, या फिर केवल बहुत कम है, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेगा, अपना एक सर्टिफिकेट लगा देता है एंड हिज डिसीजन इज फाइनल। ओके, समझ गए? ओके। The Constitution of India provides that the Speaker must seek the approval of the President before certifying a bill as a money bill. नहीं, अप्रूवल सर्टिफाइंग करने से पहले नहीं लेता है बेटा, ये गलत है, ठीक है। हाँ, दिस इज ट्रू कि मनी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, देन उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट जरूरी है, ठीक है, ये पता ही होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ओके, अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। विच ऑफ द फॉलोइंग ensures the independence and impartiality of speaker? देखो, the speaker salary is charged on the consolidated fund of India। बिल्कुल ठीक है, ठीक। consolidated fund पे अगर कुछ चीज चार्ज हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि मतलब आप डिस्कस तो कर सकते हो, मतलब आप डिस्कस तो कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट वोट ऑन इट। अभी आगे पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे। द स्पीकर रिजाइन्स बाय राइटिंग टू द डिप्यूटी स्पीकर, ठीक है। The work and conduct of speaker cannot be discussed and criticized in the Lok Sabha except on a substantive motion। Absolutely true, ठीक है। The speaker's decisions in a parliamentary matters can be challenged in the court। बिल्कुल भी नहीं, the constitution bars, ठीक है। तो भाई क्या होगा? 1, 2, 3 and 4, ठीक। चलो आगे बढ़ो। Then consider the following statements about the deputy speaker of Lok Sabha। deputy speaker की बात। The deputy speaker presides over the house in the absence of speaker and assumes all the power of speaker। ठीक है। The deputy speaker is appointed by the president and does not require election। नहीं, अभी तो बताए, ये भी सेम स्पीकर की तरह लोकसभा ही अपने में क्या करती है? इलेक्ट कर लेती है। The date for the election of deputy speaker is set by the speaker। बिल्कुल ठीक है। और स्पीकर की डेट कौन सेट करता है भाई? प्रेसिडेंट सेट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट सेट करता है। ओके, ठीक। The deputy speaker automatically becomes the chairman of any parliamentary committee they are part of। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, the deputy speaker is subordinate to the speaker and is directly responsible to him। नहीं, अलग से स्पेशली मेंशन्ड है कि deputy speaker is not subordinate to speaker, he or she is directly responsible to Lok Sabha, not speaker। This makes this statement incorrect and we have the answer 1, 3 and 4। D is the answer 1, 3 and 4। हाँ बच्चों, चलो चेयरमैन के बारे में देखो। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? कुछ नहीं है, अरे यार सॉरी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कुछ नहीं है, ही और शी इज द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? मतलब who body या फिर anybody who sits on the chair of vice president automatically becomes the chairman of राज्यसभा। ठीक, समझ गए? तो इनका इलेक्शन कैसे होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक। क्या ये मेंबर होते हैं राज्यसभा के? बिकॉज लोकसभा के मेंबर तो स्पीकर होते हैं, क्या ये मेंबर हैं राज्यसभा के? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट में अलग से पढ़ा है, अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो ही शी मस्ट रिजाइन फ्रॉम एनी सीट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जहां पर ये हैं। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा बिल्कुल नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 79 में पढ़ा था ना, केवल प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं। ओके, ठीक, समझ गए आप? इलेक्शन आपको पता है, हटाने का प्रोसेस भी पता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी फलाना ढिमकाना पूरा बता रखा है। वाइस प्रेसिडेंट पिछली वीडियो में प्राइम मिनिस्टर वाली में जाके उसको देखिए। द चेयरमैन डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट हैज द कास्टिंग वोट। ठीक है, कास्टिंग वोट है इनका, एब्सोल्युटली ट्रू, इधर आर करेक्ट बोथ। ओके, assertion vice president of India is the acts as the ex officio chairman of Rajya Sabha, absolutely true। The constitution provides that the vice president is the second highest constitutional office in India। अब देखो ये इसका रीजन नहीं है ना, इसका रीजन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हो जाएगा, बहुत इजी है।
द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द हाउस. The removal of the deputy chairman requires a resolution passed by an effective majority of the Rajya Sabha. बिल्कुल ठीक है. तो ये तो गलत है, ये सही हो गया. सिंपल नहीं चाहिए, इफेक्टिव चाहिए. ओके, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. ठीक, क्लियर हो रहा है अभी तक सब. अब आते हैं अगले पे. हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन, भाई बहुत बवाल रहता है इस पे, सुनिए. लीडर ऑफ अपोजिशन एंटाइटल्ड टू अ सैलरी एंड अलाउंस एज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर. स्टेटमेंट तो ठीक है, बट द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज लीडर ऑफ अपोजिशन होता कौन है. देखिए 1977 में एक लॉ पास करके लीडर ऑफ अपोजिशन को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया. ठीक है, मतलब इसको एक स्टैट्यूटरी ऑफिस बनाया गया, मतलब दैट ऑफिस दैट इज वैलिडेटेड बाय अ लॉ बनाया गया. और बोला गया कि एनी पार्टी जिसके पास 1/10 ऑफ द सीट्स, मिनिमम 1/10 ऑफ द सीट्स ऑफ द लोकसभा है, उसका लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस. ठीक है, इसीलिए इसको क्या दिया गया है, अलाउंसेस और सैलरी कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल दिए गए हैं. स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. द लीडर ऑफ अपोजिशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट. ये बिल्कुल ठीक है. ठीक है, इसीलिए इसको इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है. क्लियर है भाई. बट हाँ, ये इसका रीजन हो सकता है. ठीक है, इट इज बिकॉज इट इज दिस इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई उनको दर्जा दिया गया है. ठीक है, बोथ ए एंड आर, ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, the chief whip of a political party ensures the attendance of its member in the parliament. The office of the chief whip is mentioned in the constitution में mentioned नहीं है, ये ठीक है. ओके, तो क्या हो जाएगा, A is true, R is false. आगे बढ़ो फटाफट. फैक्चुअल क्वेश्चन. अब आया मजा. देखो, अब मेरी एक बात सुनो. आपको डिसोल्यूशन, आपको एडजर्नमेंट, आपको प्रोरोग कर, क्या होता है हाउस प्रोरोग करना, क्या होता है एडजर्नमेंट, सिने डाई. इन दोनों में, या साइन डाई बहुत लोग बोलते हैं, इन तीनों में या चारों में आपको फर्क पता होना चाहिए. ठीक, और समन पता होना चाहिए क्या होता है. देखिए, समन से शुरू करते हैं. समन कुछ नहीं होता है. समन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है. मतलब वो हाउस को तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको मिलना है. ठीक, यही है आसान भाषा में. सारे आसान भाषा में समझाऊंगा, टेक्निकल भाषा तो आपके सामने आपको बुक में मिल ही जाएगी. ठीक, ये हो गया समन करना. डिसोल्यूशन क्या होता है, पता ही होगा. कौन डिसॉल्व करता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए. डिसॉल्व करता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. मतलब कि हाउस ही डिसॉल्व हो गया. अब दोबारा इलेक्शन होंगे तभी नया हाउस गठित होगा, कॉन्स्टिट्यूट होगा. ये तो सबको पता है. अब आ जाओ, प्रोरोग करना और एडजर्नमेंट सिने डाई. एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट कौन करता है, एडजर्नमेंट स्पीकर करता है. स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या बोलता है, स्पीकर बोलता है द हाउस इज एडजर्न्ड. मतलब अभी क्या है, एक टाइम बताता है कि भाई देखो. एक और सबसे पहले समझो, देखो पार्लियामेंट की जो सिटिंग होती है ना, सिटिंग और सेशन में फर्क होता है. सेशन क्या है, पार्लियामेंट आपको पता होगा 365 दिन काम नहीं करता है. 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन. बजट सेशन जो अभी चल रहा है फरवरी से लेके अप्रैल एंड मई तक चलता है. फिर 1-1.5 महीने का गैप आता है. फिर आपका वो आता है मॉनसून सेशन आता है जुलाई अगस्त के टाइम में. फिर विंटर सेशन आता है नवंबर के टाइम में. बीच में सब में 1-1.5 महीने का गैप रहता है. ठीक, तो अगर एक सेशन चल रहा है, मान लो बजट सेशन अभी चल रहा है, फिर जो गैप आएगा 1-1.5 महीने का, उसके बाद मॉनसून सेशन आएगा, फिर आएगा 1.5 महीने का गैप, फिर विंटर सेशन आएगा. ये है सेशंस. ठीक, अब सिटिंग क्या होती है बेटा, सिटिंग जैसे बजट सेशन चल रहा है, आज एक सिटिंग हुई, कल एक सिटिंग हुई, परसों सिटिंग हुई, वो होती है सिटिंग. सेशन और सिटिंग में फर्क होता है. अगर एक सिटिंग को बोला जा रहा है द सिटिंग इज एडजर्न्ड. ठीक, आया मतलब we will meet after 2 days, we will meet after 6 hours, we will meet after 1 week. The sitting is adjourned for a week, the sitting is adjourned for a day. वो होता है adjournment. मतलब हाउस इज सस्पेंशन ऑफ वर्क फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम करता है कौन, स्पीकर. इसका क्या करा, एडजर्नमेंट सिने डाई कर दिया. मतलब एंडिंग अ सिटिंग, याद रखना सिटिंग है. ठीक, सिटिंग को एडजर्न कर दिया इंडेफिनिटली. मतलब स्पीकर ने बोला, वो भी स्पीकर ही करता है, बोला कि द हाउस इज एडजर्न्ड सिने डाई. मतलब कि अभी कब मिलेंगे वापस ये नहीं बताया, इंडेफिनिट टाइम. ओके, यही फर्क है किसमें, एडजर्नमेंट और सिने डाई में. तो प्रोरोग क्या होता है, प्रोरोग बेटा क्या होता है, ये करता है प्रेसिडेंट. ये क्या होता है,
मान लो बजट सेशन आपका खत्म हो गया, आज फाइनल दिन है, तो क्या होगा, तो प्रेसिडेंट बोलेगा द हाउस इज प्रोरोग्ड। ठीक, द प्रोरोगेशन एंड्स द सेशन ऑफ अ हाउस, नॉट सिटिंग ऑफ अ हाउस। आप समझ गए, मतलब फिर हाउस क्या होगा, अगली मॉनसून सेशन में मिलेगा, अगले विंटर सेशन में मिलेगा। ठीक है, इट टर्मिनेट्स द सेशन ऑफ द हाउस। समझ गए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इतना आसानी से आपको समझने को नहीं मिलेगा, प्लीज पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो हम मैच करते हैं, ए को 3 से, देखो ए को 3 तो ये दोनों गए, सी को करना है हमें 1 से, हमें ये मिल गया अपना आंसर। क्लियर है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। What happens to a bill pending in the Lok Sabha when it is dissolved? देखो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो फिर क्या होगा उसका, देखो काफी सारे ना पेंड इन द लोकसभा, ठीक है, काफी सारे इसके 3-4 डायमेंशन हैं, वो समझने पड़ेंगे। पहले देखो, अगर कोई बिल राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आ गया था, ठीक है, तो वो बिल लैप्स हो जाएगा बेटा, तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। अगर कोई बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जा चुका था और इस बीच लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो वो भी लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और क्या कंडीशंस हो सकती हैं, और हो सकती है कि अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास नहीं हुआ था और प्रेसिडेंट ने क्या बोला था, जॉइंट सिटिंग अनाउंस कर दी थी या समन कर दी थी, तो क्या बिल वो लैप्स होगा, तो वो बिल नहीं लैप्स होगा। ओके, ठीक, मैं आपको इसको याद कराने के लिए एक ही अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूं, ये है कि इस केस में जब वो लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में बचा हुआ है, तो वो लैप्स क्यों हो जाता है, बिकॉज जिस लोकसभा ने पास करा था वो तो क्या है, जा चुकी है, वो तो डिसॉल्व हो चुकी, नई लोकसभा आएगी। ठीक है, इसलिए इसको लैप्स मान लेते हैं। राज्यसभा में पास हो चुका है, लोकसभा में पेंडिंग था, वो भी डिसॉल्व हो जाती है, इसीलिए उसको लैप्स मान लिया जाता है। लेकिन अगर जॉइंट सिटिंग कर दी है, मतलब कि इस पे क्या है, अभी किसी भी हाउस ने फाइनल फैसला नहीं सुनाया, डेडलॉक है, इसलिए इसको लैप्सेबल नहीं माना जाता है। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली जो इन्होंने वोटिंग करी थी, इन्होंने वोटिंग करी थी, वो भी नहीं काउंट होगी। क्यों, क्योंकि बिल जब जॉइंट हाउस की सिटिंग होती है तो फिर से वोटिंग होती है और कलेक्टिव मेजोरिटी देखी जाती है, सिंपल मेजोरिटी, तभी बिल पास होता है ना, इसीलिए इसको नॉन लैप्सेबल मानते हैं। मान लो दोनों हाउस ने बिल पास कर दिया, लोकसभा ने और राज्यसभा ने भी, और प्रेसिडेंट की बस एक्सेंट बाकी है या एसेंट बाकी है, तो क्या होगा, उसको भी लैप्स नहीं मानते। ओके, ये 4 सिनेरियो आपको याद रखने हैं। अब आ जाओ, अगर बिल लोकसभा में पेंडिंग है, डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व हो गया तो क्या होगा, लैप्स हो जाएगा बेटा, इट लैप्सेस। ओके, समझ गए, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following device calls the attention of minister towards a matter of public importance? अब आ गए हैं बेटा ऐसे टूल्स जिनको हम यूज करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरा देख लो। इसका आंसर तो कॉलिंग अटेंशन मोशन है, मुझे 3-4 बताने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉलिंग अटेंशन मोशन नोटिस क्या होता है, या इसको मोशन भी कहते हैं। क्या होता है, अगर किसी पार्लियामेंट में लाया जाता है, इफ देयर इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो यू पास द, या फिर यू ब्रिंग इन द कॉलिंग अटेंशन मोशन या नोटिस, यू कॉल द अटेंशन ऑफ द हाउस या फिर ऑफ दैट मिनिस्टर ऑफ समथिंग दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक, एक जो बड़ी चीज है वो आती है एडजर्नमेंट मोशन। बेटा क्या आता है, एडजर्नमेंट मोशन। ठीक, इसमें क्या होता है, मान लो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहता है, तो पहली बात 50 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए इसको लाने के लिए। देखिए, एक होता है बेटा एजेंडा, हर बार जब हाउस बैठता है ना मीटिंग में, अपनी सीटिंग में, तो पार्लियामेंट्री हाउस का एजेंडा होता है, डिसाइडेड होता है पहले से। मतलब आप कभी, आप लोग कहीं काम करते होंगे, प्राइवेट नौकरी या कुछ भी, आप में से बहुत लोग करते होंगे, या फिर आपने कभी भी कोई काम करा होगा ग्रुप में, तो आपके पास आप जब भी मिलते हो तो कुछ डिसाइड होता है ना कि यार आज ये डिस्कस करना है, आज ये डिस्कस करना है। वही पार्लियामेंट का भी डिसाइड होता है, एजेंडा आज से डिस्कस करना है। ठीक है, डिसाइड होता है, तो ऑलरेडी एजेंडा डिसाइडेड है, और उसके पहले आप क्या कर रहे हो, उसके पहले आप ला रहे हो एडजर्नमेंट मोशन। ठीक, तो हाउस कहता है यार वी हैव एन एजेंडा, हमारा आज का एजेंडा है, उसको इंटरप्ट करके तुम एडजर्नमेंट मोशन ला रहे हो टू डिस्कस समथिंग दैट इज ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, that is of urgent public importance and according to the rules of Lok Sabha, ऐसा डिस्कशन जिसके ऊपर एडजर्नमेंट मोशन पास हुआ है, उस पर डिस्कशन 2.5 घंटे से कम का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि
इसका मतलब ही क्या है कि वो मैटर इतना इंपॉर्टेंट है कि उस पर एडजर्नमेंट मोशन लाया गया है, ठीक है। इसीलिए ये सब है कि 2.5 घंटे से कम डिस्कशन नहीं होगा और 50 लोगों का कम से कम आपको सपोर्ट चाहिए ये मोशन लाने के लिए। अगर ये मोशन पास होता है तो एजेंडा ऑफ द डे हो जाता है किनारे, पहले इस मैटर पे जिसके ऊपर एडजर्नमेंट मोशन पास हुआ है उस पर डिस्कशन होता है। अब क्योंकि ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है इसलिए इसके दो तीन क्या है, दो तीन कंडीशंस हैं इसको लाने के। पहला कि जो मैटर आप डिस्कस करना चाहते हो वो मैटर फैक्चुअल होना चाहिए, है ना, उस पे कोई क्या आपके पास डेटा या फिर कोई फैक्ट्स होने चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। दूसरा कि वो मैटर ऑलरेडी हमारे हाउस के एजेंडा का पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो मैटर आपके किसी कोर्ट के सामने क्या है, चल नहीं रहा होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का जो एक्ट था वो कोर्ट के सामने चला गया था, जो पार्लियामेंट ने क्या नाम उसको ऐड करा था कॉन्स्टिट्यूशन में 103rd अमेंडमेंट से, वो चला गया था कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सामने। अब कोई एडजर्नमेंट मोशन लाके बोले मुझे ईडब्ल्यूएस से बात करना है तो नहीं ला सकता बिकॉज इट इज इन द कोर्ट, ठीक। ऐसे ही 3-4 और भी क्राइटेरियाज हैं। एडजर्नमेंट मोशन समझ गए आप, ठीक, ओके। चलो एक आपका क्या है और इंपॉर्टेंट है आपका सेंसर मोशन। बेटा क्या है, सेंसर मोशन। अब इसको आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सेंसर मतलब क्या है, बुराई या फिर निंदा कहनी चाहिए, नॉट बुराई, निंदा करने के लिए, ठीक है, सेंसर करने के लिए लाया जाता है, ठीक। किसके खिलाफ ला सकते हैं, इसको भी लाने के लिए 50 लोग का आपको कम से कम सहयोग चाहिए, ठीक है। किसके खिलाफ ला सकते हैं, किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ भी स्पेसिफिकली ला सकते हैं या फिर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी ला सकते हैं या फिर 5 से 6 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ला सकते हैं। पर्पस क्या होता है, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा डिसीजन या कोई ऐसा कुछ भी जो कि आपको लगता है कि वर्थ निंदा करेंगे है, ठीक है, उसके लिए आप ला सकते हैं। इसका पर्पस होता है कि पूरा हाउस आपको ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा है मिनिस्टर को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को कि दिस पॉलिसी वाज नॉट वर्थ इट एंड वी डोंट लाइक इट। और वी डोंट लाइक इट मतलब नहीं कि हमें पसंद नहीं है, पब्लिक को पसंद नहीं है, ठीक है, बिकॉज पार्लियामेंटेरियंस आर द वॉइस ऑफ पब्लिक, ठीक, उनकी निंदा करने के लिए इसलिए, ठीक है। कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन से, और यूपीएससी ये भी पूछता है कि इसके पास होने पर सरकार गिरती है नहीं गिरती। नहीं, मैं कह रहा हूं याद रखना, नॉट रिजाइन, जरूरी नहीं है कि आपको रिजाइन करना पड़े, ठीक। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है, इसको भी लाने के लिए 50 लोग की आपको कम से कम सहमति चाहिए, ठीक। ये अगर पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी होता है याद रखना, तो फिर गवर्नमेंट नीड टू रिजाइन, गवर्नमेंट नीड टू रिजाइन, ओके। और ये मिनिस्टर के खिलाफ किसी एक नहीं हो सकता, ग्रुप के खिलाफ नहीं हो सकता, ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही होगा, ठीक है, याद रखना डिफरेंस। और क्या डिफरेंस है, एक ये डिफरेंस हो गया, एक ये डिफरेंस हो गया, और एक डिफरेंस है बेटा, हाँ, कि इसमें क्या है, इसमें आपको नो नीड टू टेल द रीजन, कि रीजन आपको बताना है ना, कोई नीड नहीं, विदाउट एनी रीजन ला सकते हो नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक। इसमें आपको रीजन स्टेट करना पड़ेगा अलग से। समझ गए आप इस बात, चलो ठीक, समझ गए, ये थे इंपॉर्टेंट। हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, थैंक्स मोशन। जब भी साल का पहला सेशन होता है ना, साल का पहला सेशन होता है या फिर कोई नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है उसका पहला सेशन होता है, तो प्रेसिडेंट एक स्पीच देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट एक स्पीच देते हैं और उस स्पीच के बाद एक थैंक्स मोशन क्या होता है, इंट्रोड्यूस करा जाता है और उसमें सब वोट करते हैं। अगर वो मोशन पास नहीं होता है, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार नीड टू रिजाइन, याद रखिएगा। अगर थैंक्स मोशन आपका नहीं पास हुआ सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक, इस बात को समझिए, ओके, ठीक। हालांकि प्रेसिडेंट के ऑनर में ये पास हो ही जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑनर में कोई इस पे नो वोट नहीं करता है, ओके, क्लियर। Which of the following statements about the adjournment motion in Indian Parliament is correct? हाँ एक बात रखना, adjournment motion, no confidence motion और censure motion, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं, बिकॉज इन तीनों में आप देखोगे इन तीनों का नेचर ऐसा है कि एक तरीके से एग्जीक्यूटिव को या कि जो गवर्नमेंट है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको रिस्पॉन्सिबल, उसको जिम्मेदार है ना, उसको अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो हटा ही दे रहे हैं, ठीक है, समझ गए, याद रखना।
इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, नहीं बेटा उल्टा है, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। इट रिक्वायर्स सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड, यही सही होगा बहरहाल, पढ़ लेते हैं आगे। इट अलाउज डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ प्रिविलेज, नहीं ये नहीं होता है, इसके लिए अलग से प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। इट कैन बी यूज्ड टू रिवाइव डिस्कशंस ऑन प्रीवियसली डिबेटेड इश्यूज, नहीं जो मैंने बताया था कुछ कंडीशंस होती है, ये भी कंडीशन होती है कि प्रीवियसली डिबेटेड इश्यूज में आप नहीं ला सकते हो, ठीक। यही सही हो गया, ओके। Which of the following correctly describes the no confidence motion? It must state specific reason, नहीं reason की जरूरत नहीं है। It can be moved against an individual minister, नहीं। It requires support of 100 अभी बताया। If passed, the entire council of minister must resign, absolutely true, D is correct। क्या बात है, चलो भाई सब्सक्राइब कर दो, मैं इतना बोलता नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप लोग करते भी नहीं हो, क्या बात है। चलो कर दो, है ना, शेयर कर दो। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉलिंग अटेंशन मोशन? टू सीक अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, टू कॉल अ मिनिस्टर अटेंशन टू एन अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यही है, ठीक है, इजी है, आगे बढ़ते हैं, इतना डिस्कशन नहीं चाहिए। देखिए क्लोजर मोशंस, कुछ टाइप के क्लोजर मोशंस होते हैं। मान लो किसी टॉपिक पे डिबेट चल रही है, ठीक है, तो 4 तरीके के मोशंस जो है वो मेंशन्ड है लक्ष्मीकांत में। सिंपल क्लोजर मतलब ये क्या है, अगर ये पास होता है तो मतलब ये होता है कि यार सिंपल क्लोजर मोशन आ गया है, मतलब कि जो मैटर और जिस पर डिबेट चल रही है उस पर इनफ डिबेट हो गई है, अब इसको क्या करना है, अब इसको हमें वोट करना है और फिर देखना है कि पास होगा या नहीं होगा, ठीक है, कोई भी बिल, ठीक, ये सिंपल है। अब एक तरीके का होता है, सिंपल देख लिया, अब होता है कंगारू क्लोजर, या फिर उससे पहले थोड़ा ये समझ लीजिए कंपार्टमेंट, ठीक है, कंपार्टमेंट क्लोजर होता है। इसमें क्या करा जाता है, इसमें कुछ कुछ मैटर्स को ग्रुप्स में क्लब कर देते हैं और एक साथ वोटिंग के लिए भेज देते हैं। जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए मेरे आज के डिस्कशन में पार्लियामेंट के ये था कि मैं कैट की सैलरी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरी बढ़नी घटनी चाहिए, इन सब पर डिस्कशन अलग अलग करने वाला था। बिकॉज ऑफ द कमी ऑफ द टाइम मैंने कंपार्टमेंट मोशन लाया, मैंने क्या करा, सबकी सैलरीज को एक ही चीज में क्लब करा, सैलरी, और मैंने डिस्कशन सैलरी पे ही कर लिया इन जनरल, इन सबको क्लब करके जितने भी सबको कंपार्टमेंट बना के और उसको एक साथ वोट करा दिया। अगर वो पास हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, सबकी सैलरी बढ़ जाएगी, नहीं हुआ तो नहीं बढ़ेगी। इस तरीके से कंपार्टमेंट में जो होता है मोशन, ठीक। कंगारू क्लोजर, इसमें क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, है ना, उनको डिस्कस करते हैं, और जो उनके बीच के मैटर्स होते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं लग्गे तग्गे, उनको साथ में पास मान लिया जाता है। ये कंगारू क्लोजर। गिलेटिन क्लोजर क्या होता है, गिलेटिन मशीन वगैरह सुना था, काट देते हैं, है ना, गिलेटिन, ठीक है, वहां पे सेम काट देते हैं, जो कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर इग्नोरेबल है या फिर डिस्कशन वर्थ उतने नहीं है जितने बाकी हैं, बिकॉज ऑफ द कमी ऑफ द टाइम क्या करा जाता है, उनको स्किप कर देते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन ही नहीं होता है, उनको साथ में ही क्या मान लिया जाता है, पास मान लिया जाता है, ठीक है, विदाउट डिस्कशन, यही है। अब देखो, विच ऑफ द अबव इन्वॉल्व्स स्किपिंग ओवर सर्टेन क्लॉजेस एंड डायरेक्टली पुटिंग देम टू वोट? अभी बताया गिलेटिन क्लोजर, ठीक है, आंसर हो जाएगा 3 ओनली बेटा, ठीक, ओके। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन आर। अब देखो क्वेश्चन आर क्या है, बताया था आपको एजेंडा, ठीक, अभी बताया था ना एजेंडा होता है हर मीटिंग का, ठीक, यहां हो गया क्वेश्चन आर। देखो पार्लियामेंट जब मिलती है तो वो 11 से 1 पहला वो बैठती है, 1 से 2 लंच होता है, फिर 2 से 6 दोबारा बैठती है। तो जो 11 से लेकर 12 पहला आवर होता है वो होता है क्वेश्चन आवर। मतलब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से या फिर मिनिस्टर से या फिर किसी से भी आप चाहते हैं उससे क्या पूछ सकते हैं, उससे आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक। 2 तरीके के सवाल होते हैं, एक होता है स्टार्ड, दूसरा होता है अनस्टार्ड। वो आपको पहले ही, है ना, पहले ही सबमिट करना पड़ता है, और जब जिस दिन क्या होता है जो सिटिंग होती है उस दिन क्वेश्चन आवर में वो कंसर्न पर्सन जिससे आपने सवाल पूछा है वो उसका रिप्लाई करता है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्ड एंड अनस्टार्ड? देखो एक रिटन होता है, एक अनरिटन रिप्लाई होता है। अब आप बताओ कौन सा रिटन होगा कौन सा अनरिटन होगा,
क्योंकि रिटर्न चीजों की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ। आपको लग रहा होगा कि स्टार्ट होता होगा रिटर्न, नहीं, यहाँ पे उल्टा है, स्टार्ट होता है ओरल आंसर। अगर मैंने अपने क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा के दिया है तो फिर उस मिनिस्टर को ओरल रिप्लाई देना होगा। अगर अनस्टार्ट दिया है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको रिटर्न जवाब भी वो दे सकता है। क्यों ऐसा है, उल्टा क्यों है भाई? क्योंकि अगर वो ओरल जवाब देगा तो इट विल बी सीन इन द एंटायर हाउस ऑन द लाइव प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। फिर हम उस पर काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एक डिस्कशन होगा। मतलब मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कशन करना है, मुझे इस पर जवाब चाहिए, तो मैं उस पर स्टार लगा के दूंगा, इससे कि वो ओरली जवाब दे वहां पे, फिर उस पर डिस्कशन होगा। अगर चाहता हूं कि भाई ऐसे रिटर्न दे दे तो मैं अनस्टार्ट दे दूंगा। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन आवर 11 से 12। ठीक, फिर क्वेश्चन आवर और एजेंडा के बीच का जो टाइम होता है वहां पे इंडिया ने इनोवेशन लाया है। क्या होता है, जो आवर एग्जैक्टली आफ्टर क्वेश्चन आवर, जैसे मान लो 11 से 12 क्वेश्चन आवर खत्म हुआ तो 12 बजे एग्जैक्टली क्या चालू हो जाएगा, जीरो आवर, जीरो आवर, जीरो आवर। ठीक है, जीरो आवर स्टार्ट हो जाएगा और उसमें क्या होगा, इट्स एन इंडियन इनोवेशन। ये मेंशन नहीं है कहीं भी, है ना, जीरो आवर मेंशन नहीं है हमारे उसमें लोकसभा के रूल्स एंड कंडक्ट में। जीरो आवर में क्या होता है, जो क्वेश्चन आपने दिया भी नहीं है पहले, सबमिट भी नहीं करा है पहले, स्टार्ट एंड स्टार्ट किसी भी, उस पे भी आप सवाल कर सकते हो। मतलब इट इज, याद रखना क्वेश्चन आएगा, इट इज एन इंडियन इनोवेशन, एब्सोल्युटली इट इज एन इंडियन इनोवेशन। ठीक है, इट इज कंडक्टेड राइट आफ्टर क्वेश्चन आवर एंड बिफोर द एजेंडा ऑफ द हाउस। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें मैटर्स आप पब्लिक इंपॉर्टेंस के, अर्जेंट इंपॉर्टेंस के, या वट एवर यू लाइक, आप डिस्कस कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन द केस ऑफ लोकसभा एंड इन द केस ऑफ राज्यसभा चेयरमैन। ठीक, समझ गए आप? चलो क्वेश्चन आर, ओनली स्टार्ट क्वेश्चन रिक्वायर ओरल आंसर एंड अलाउ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। एब्सोल्युटली ट्रू। अनस्टार्ट क्वेश्चन और आंसर इन रिटन फॉर्म एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो, नहीं, कैन नॉट फॉलो ना बेटा, कैसे हो सका, नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड ऑफ एटलीस्ट, हाँ, 10 डेज। ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस भी होते हैं, आपको 10 दिन पहले पहले उसको देना होगा, आप दे सकते हो। अगर वो एडमिट करता है ऑफिसर तो उसको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, किसको, जिस भी मिनिस्टर से आपने पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1 and 3 हो जाएगा। एब्सोल्युटली ट्रू। चलो, विद रेफरेंस टू जीरो आर, हाँ ये देखो, इट इज स्पेशली मेंटेन द रूल, अभी तो बताया नहीं, नहीं मेंशन्ड है। इट इज एन इंडियन इनोवेशन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, हाँ बिल्कुल ठीक। इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर, बिल्कुल ठीक, इजी है, एक बार पढ़ लोगे सब इजी लगेगा। 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक एंड प्राइवेट बिल, पहले बता देता हूं मैं। ठीक है, पब्लिक बिल क्या होता है, पब्लिक बिल वो होता है जिसको कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। कौन, कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, ओके। और प्राइवेट बिल क्या होता है, जिसको कोई नॉन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। ओके, यही है फंडामेंटल डिफरेंस। अब देख लेते हैं। पब्लिक बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेयर प्राइवेट बिल कैन ओनली इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर। उल्टा बोल दिया इसने, गलत हो गया। ठीक है, ये गया, ये गया। द रिजेक्शन ऑफ पब्लिक बिल इन द लोकसभा मे लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ, मे लीड, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज पब्लिक बिल कौन ला रहा है भाई, पब्लिक बिल इज ब्रॉट बाय मिनिस्टर। और अगर कोई मिनिस्टर बिल ला रहा है, इट इज थॉट या फिर इट इज द मैसेज कि इट इज द पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर मैं मिनिस्टर हूं, मान लो मैं हूं फाइनेंस मिनिस्टर, अगर मैं कोई बिल ला रहा हूं किसी माफ करेगा, अगर मैं बिल ला रहा हूं कोई नए टैक्स से रिलेटेड या एक्सेट्रा, कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बिल आ रहा है मेरे थ्रू, दैट मींस इसके ऊपर डिस्कशन हुआ होगा कैबिनेट में। दैट मींस कि इट इज द विल ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट प्रेसिडेंट, माफ करेगा, प्राइम मिनिस्टर, कि ये बिल पार्लियामेंट में लाया जाए। मतलब इट इज द पार्ट ऑफ द पॉलिसी, ब्रॉड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ये बिल डिफीट हो जा रहा है किसमें, पार्लियामेंट में, एट द टाइम ऑफ वोटिंग, दैट मींस कि पार्लियामेंट का या फिर लोकसभा का स्पेसिफिकली ट्रस्ट नहीं बचा है गवर्नमेंट में। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं बचा है गवर्नमेंट में, तो इट कैन लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट। समझ गए आप? तो आंसर हो जाएगा 2 ओनली। ओके, समझे? आगे बढ़ो। मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल का डिफरेंस, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, while ordinary can be, यही पहला ही है ना, पहला ही है, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ेंगे हम। राज्यसभा कैन रिजेक्ट एन ऑर्डिनरी बिल बट इट कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल।
ये तो ठीक है भाई। क्वेश्चन मुझे तो फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड एन ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा वेयर एज ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस। तो ठीक है, ये भी ठीक है, क्या होगा भाई? अच्छा, ऑल ऑफ द देखो यही है मैं भी ये क्वेश्चन जो है ये आपके सामने आके पहली बार यहीं पर पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं पहले से पढ़ के नहीं आता हूँ, इन्हें माफ करिएगा। आपके साथ साथ कोशिश करता हूँ क्योंकि साथ साथ सॉल्व करूंगा, ठीक है। आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा तो आपको बेहतर समझा पाऊंगा। पहले से पढ़ के आऊंगा तो फिर मुझे पता होगा क्या आंसर है, मैं लगा के आगे बढ़ जाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा आपको, एनालिटिकल थिंकिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। मैं चाहता हूं जितना ब्रेनस्टॉर्म साथ में करें हम उतना अच्छा है। द राज्यसभा कैन रिजेक्ट एन ऑर्डिनरी बिल, बिल्कुल ठीक है। इट कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल, बिल्कुल ठीक है, अभी देखेंगे आगे। द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल फॉर कंसिडरेशन बट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। इस पर जरा बात कर लेते हैं। देखो, ऑर्डिनरी बिल अगर कोई है तो फिर राज्यसभा लोकसभा की पावर सेम है। लोकसभा ने पास कर राज्यसभा को भेजा, उसने रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, बिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मनी बिल है ना, मनी बिल है अंडर आर्टिकल 110, तो उसके पास, लोकसभा के पास क्या है बेटा? एक्सक्लूसिव पावर्स है कुछ। देखो, अगर लोग, पहली बात तो केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता मनी बिल, क्यों? बिकॉज ये मनी किसकी है? लोगों की है। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल कहां है? यहां है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट यहां है, तो यही ला सकता है केवल। दूसरा, अगर लोकसभा ने मनी बिल पास करा, मनी बिल पास करा और राज्यसभा के पास भेजा कि भाई अब तुम पास करो, राज्यसभा ने कहा ना, हम तो नहीं पास करेंगे, हमें इस बिल में ये चीजें ठीक नहीं लग रही हैं, फिर कुछ नहीं कर सकता। लोकसभा ने कहा अच्छा बेटा कर लो तुम जितना तुम्हें करना है, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या 14 दिन हमारा बिल डिले कर सकते हो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है कि इफ एनी मनी बिल सेंट इज सेंट टू राज्यसभा आफ्टर बीइंग पास्ड बाय लोकसभा, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, कैन नॉट सेंड द बिल बैक फॉर कंसिडरेशन टू लोकसभा। ज्यादा क्या कर सकता है? 14 डेज तक उसे रख सकता है अपने पास। अगर 14 डेज तक इसने लोकसभा को कोई जवाब नहीं दिया, देन द बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड। एक और कंडीशन है कि अगर राज्यसभा चाहता है कि कुछ चेंजेस करे जाएं, तो वो चेंजेस लोकसभा को क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा। इट इज अप टू द लोकसभा वो चेंजेस मानता है या नहीं मानता है, ठीक है। चाहे वो माने चाहे ना माने, बिल इज डीम्ड टू बी पास एज इन द सेम कंडीशन इट वाज पास बाय लोकसभा। ठीक, आसान भाषा में एक लाइन बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन डिले कर सकता है राज्यसभा, मनी बिल को रोक नहीं सकता है, ठीक है, समझ गया। और जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द चॉइस टू सेंड इट बैक, ही कैन रिजेक्ट इट और कैन पास इट। ठीक, समझ गए, ये है मनी बिल का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। A deadlock between the two houses of parliament on an ordinary bill is resolved by joint sitting of house presided by लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं है तो कौन प्रेसाइड करेगा? डेप्यूटी स्पीकर। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो कौन प्रेसाइड करेगा? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? नहीं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आप बोलोगे सर ये क्यों? बिकॉज बच्चों, राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो है वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट तो पार्ट होता ही नहीं है पार्लियामेंट का, इसलिए वो ज्वाइंट सिटिंग प्रोसाइड नहीं कर सकता है। अगर ये भी एब्सेंट है तो ये एब्सेंट है तो ये, और अगर ये तीनों एब्सेंट है तो कौन करेगा? तो एनी मेंबर इलेक्टेड बाय द सिटिंग, जो भी सिटिंग है वो बोलेगी हाँ दिस मेंबर विल इलेक्ट, वही दिस मेंबर विल प्रोसाइड, वही प्रोसाइड करेगा। ठीक है, समझ गए? ओके, यही हो गया आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स रोल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। द प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड असेंट टू एन ऑर्डिनरी बिल बट मस्ट गिव असेंट टू मनी बिल। नहीं, मस्ट गिव नहीं भाई, ही कैन क्या नाम है, रिजेक्ट और पास, ही कैन नॉट सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन मनी बिल को, है ना, ये गलत हो गया। द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, माफ करिएगा, but cannot do the same with the constitution amendment bill. Absolutely true. constitution amendment bill में तो उसके पास उसकी पावर नहीं, उसे पास करना ही करना है। ठीक है, क्या टू ओनली करेक्ट है? फटाफट आगे देखो। Consider the following statement regarding joint sitting. A joint sitting is summoned by president when a bill is rejected by one house or remains pending for 6 months. ठीक है, okay.
द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग, ठीक है। द राज्यसभा कैन डिमांड अ जॉइंट सिटिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। नहीं नहीं, कोई भी, फिर वही बात है, कोई भी हो हाउस या कुछ भी हो, अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस सेपरेटली, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यही टेक्निकलिटी से फंसाता है, आप सोचने लग जाओगे यार राज्यसभा की डिमांड कर सकता है नहीं कर सकता ना, यही सही बात खत्म हो जाती है। ओके, 3 गया, 1 and 2 ओनली, क्लियर। The Speaker of Lok Sabha exercises which of the following pass? Deciding whether the bill is a money bill, बिल्कुल ठीक है। Presiding over joint sitting, बिल्कुल ठीक है। Casting vote in case of tie, बिल्कुल ठीक है। Suspending a member for disorderly conduct, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4, I don't think this needs any explanation। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। ओके सो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं। जो बजट वाला पार्ट अब बचा हुआ है, बजट क्या होता है, कैसे उससे वोटिंग होती है, कौन कौन से कट मोशंस होते हैं, हम अगली वीडियो में कवर करेंगे इसको यहीं से। इस वीडियो को इसलिए रोका जा रहा है बिकॉज पहले भी आपको बता चुका हूं, लेंथ हम चाहते हैं बहुत लंबी ना जाए वीडियो की, है ना, आपके लिए क्रिस्प रहे, शॉर्ट रहे। पार्लियामेंट एक बड़ा चैप्टर है, इसीलिए ऑलरेडी लेंथ बहुत लंबी हो गई है। ठीक, वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस, जैसे हमने वाइस प्रेसिडेंट ने भी करा था, क्वेश्चन को छोड़ दिए तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करा था। ये जो क्वेश्चन बचे हैं रिलेटेड टू बजट एंड ऑल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, नो डाउट, ठीक है, पूरा समझा लेंगे। आई होप यहां तक पूरा समझ में आया है। रिवाइज इकोनॉमी विद थ्रू एमसीक्यूज भी लाइव है, उसको देखिए, इन्फ्लेशन आ चुका है। अगला लेक्चर ही बहुत जल्द आपके सामने लेकर हम आएंगे। कोई भी दिक्कत लग रही है, कोई जरूरत लग रही है, कमेंट सेक्शन में आप हमसे रीच आउट करिए, ठीक है, इसको कवर कर लेंगे। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी ना हो तो इसको यहां हमें रोकना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच, प्लीज कम बैक, कीप विजिटिंग अस, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।